ग्लोबल एंड रीजनल, टर्म को चेंज कर देते हैं। तो जो फोकस रहता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन में मेरे पास टर्म है, या आज हम टर्म डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओशियानिक करंट। ओशियानिक करंट का जो प्रिंसिपल थीम है, ओशियानिक करंट का जो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट है, वो यही है, इट इज दिस, एंड इट इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, आई हैव मेंशन्ड इट रैंडमली। अब उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की आज कोशिश करेंगे। इट्स गायर सर्कुलेशन and it is thermohaline circulation. सर्कुलेशन कॉमन है इसलिए साथ में लिख दिया। बट यू शुड नॉट मिस ऑन दिस। जो हमने आपको मॉडल आंसर शेयर किया है उसका डायमेंशन हमारे आज के सेशन से थोड़ा सा अलग क्यों होगा, वो हम आपको PYQs बताते समय समझा देंगे। पहले समझते हैं टर्म्स। तो मेसो लेवल या रीजनल लेवल पर मुझे कौन कौन से और करंट्स हैं जिसके बारे में जानना चाहिए और जरूर लिखना चाहिए। इफ आई डोंट राइट अबाउट इट, मेरा आंसर 110% इनकम्प्लीट है। माने 80% मार्क्स इधर ले लो और 20 इधर है। आपने अगर अपने मैक्सिमम मार्क्स से 20% घटा दिया तो आप थोड़े ना मेरिट में आने की उम्मीद रख पाओगे। तो डिसाइफरिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप मेसो लेवल पर आते हो, यू टेक इनटू रेफरेंस, ये चीज इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। वेव्स अब मुझे आप खुद बताओ ना, करंट टर्म तो इधर भी आ ही रहा है, आप इसको कैसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। अच्छा, सेकंड का ए बना देते हैं इसको। तो गायर एंड थर्मोहालाइन तो हमारा फोकल पॉइंट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हमने पढ़ाई की शुरुआत आज करनी है इनसे। व्हाट इज रिप करंट, व्हाट इज अंडरटो। अच्छा, रिप करंट और रिप टाइड में फर्क होता है, और वो फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में क्लियर है ना, वो आपके आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट करती है। और एग्जामिनर बहुत आराम से समझ पाता है कि एक एवरेज और ये गुड अंडरस्टैंडिंग होल्डिंग एस्पिरेंट है, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग ब्रिजेस द डिफरेंस बिटवीन अ गुड आंसर। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आप गुड आंसर भी लिखते हैं, लेकिन गुड एंड हाई मार्क्स फेचिंग आंसर में भी डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमें ब्रिज करना है, वो बहुत जरूरी है। तो बी पार्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बी इज कोरिलेटेड विद टाइड्स। टाइड्स को अगर हम वेव्स को कहते हैं ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मूवमेंट ड्यू टू ड्रैग इफेक्ट ऑफ विंड। टाइड इज द रेगुलर पल्सेशन, है ना, तो पल्स लिख देते हैं बस यहाँ पर, क्योंकि अभी हम मैकेनिज्म तो डेफिनेटली नहीं पढ़ना है। पल्स इज द राइज फॉल, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑन द वाटर सरफेस ड्यू टू लूनर एंड सोलर अट्रैक्शन। यहां पर भी हमारे पास फ्लड करंट्स, एब करंट्स, और इन्हीं दोनों को कई बार कंबाइन करके हम इसको बोल देते हैं रिप टाइडल करंट्स। जो यहाँ रिप लिखा है वही रिप यहाँ भी लिखते हैं, आई राइट इट लेटर। और एक इन बिटवीन ऐड किया जाता है स्लैश करंट। ये इतना कॉमन नहीं है, बट इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। टर्म्स आपके सामने लिख दिए हैं, आपने मेरे साथ कॉपी कर लिया होगा। ओशियानिक करंट्स माने व्हेन आई टॉक अबाउट करंट सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव गॉट टू सेट। एक को आप ओशियानिक के साथ डाल रहे हैं, एक को आप एटमॉस्फेरिक के साथ डाल रहे हैं। जब ओशियानिक क्लैरिफाइड हो तो यहाँ पर आपने अपने दिमाग में ये चीज रखना चाहिए। सोच कर देखो हम क्या बोल रहे हैं। आप कैलिफोर्निया में हैं, आप मेंटली पहुंच गए कैलिफोर्निया में। आप कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द 3 स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेनलैंड। अलास्का को काउंट करोगे तो चौथा हो जाएगा, जो मेन USA है।
NCERT reads, and I have told you that when we were taking up geomorphology, United States of America has got 2 states, namely Alaska and Hawaii, that are discontiguous part of United States of America. कंटिन्यूटी में नहीं है, अलग है. तो जो मेन लैंड है, मेन पार्ट है यूएसए का, उसके पैसिफिक शोर पर जाओगे, अपने स्कूल एटलस में पॉलिटिकल मैप ऑफ यूएसए जल्दी से खोल लो. Political map of United States of America, not North America. Once you have opened it, you will give me go ahead. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्टेट्स, यूएसए के स्टेट्स. वेस्टर्न पैसिफिक शोर लाइन में वेस्टर्न यूएसए माने ईस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक शोर लाइन में यूएसए का जो मेन हिस्सा है उसमें सिर्फ 3 स्टेट्स हैं. वॉशिंगटन, ओरेगॉन एंड कैलिफोर्निया. हैव यू लोकेटेड इट? कैपिटल लेटर्स में स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है. कम ऑन, डोंट गिव मी आंसर इफ यू हैव गॉट इट देयर. मानसी, हैव यू रीच्ड? ये वाला मैप ओपन करने के लिए बोल रहे हैं. यूएसए का मैप, नॉर्थ अमेरिका में स्टेट्स के नाम नहीं लिखे हुए, और आपको पैसिफिक शोर लाइन पर आना है तो आपको नॉर्थ में दिखाई दे रहा है वॉशिंगटन, सेंटर में ओरेगॉन, और साउथ में ये बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट कैलिफोर्निया. मानसी, कैलिफोर्निया देखो बच्चे, कैलिफोर्निया पूरा कैपिटल लेटर में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है. देखो हमारे मैप पे यहाँ लिखा हुआ है. बाउंड्री तो बनी हुई है ना, 3 ही स्टेट तो है. जब हम इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड करते हैं ना, तब हम थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाते हैं पॉलिटिकल लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. एंड व्हेन वी ट्राई टू बिगिन विद ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम कल से शुरू करेंगे आपके लिए, पर जब हम फॉर्मली शुरू करेंगे, कल्चर पढ़ना शुरू करेंगे, विल बिकम वेरी कंफर्टेबल विद पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड. एक जनरल ओवरव्यू हमारे लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना ये समझाना कि हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में यूएसए कहाँ है, यूएसए में कैलिफोर्निया कहाँ है, तो जो बेस कंटेंट है वो साइड में हो जाता है, उसी उलझन में हम लगे रह जाते हैं. तो जरूरी है वो क्लैरिटी करना. अच्छा, ये आपका कैलिफोर्निया स्टेट है, सदर्न वाला बिगेस्ट स्टेट. अब आप इसके बाद क्या करो, एक बार क्योंकि कैलिफोर्निया बोला है तो इसलिए एक बार क्या करो, पॉलिटिकल फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आ जाओ. पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, हमारा कलर बता देता है कि यूएसए कहां पर है. और बस इस चीज को नोटिस करो, जहां हमने अपना फिंगर पॉइंट किया हुआ है रफली, ये आपका लोकेशन ऑफ कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. आर यू नोटिसिंग क्लास? और इसके बिल्कुल साउथ में ये चला आ रहा है पेनिनसुला. इस पेनिनसुला को मेरे स्कूल एटलस में ग्रीन कलर किया गया है, क्योंकि मेरे स्कूल एटलस में मेक्सिको ग्रीन कलर से शो कर रखा है. कैन यू सी दैट दिस पेनिनसुला on physical map of North America, this peninsula is called Baja. बाहा भी प्रोनाउंस करते हैं या लोअर कैलिफोर्निया बोलते हैं. दिख रहा है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हम बनाते हैं डैश डॉट. ठीक है, कन्वेंशनल सिंबल है इंटरनेशनल बॉर्डर का, बिल्कुल थिंक कर देते हैं. ये मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर का लोकेशन है. ये मेरा स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और ये जो पेनिनसुला है, दिस पेनिनसुला विच इज सेपरेटिंग, ध्यान से देखो, ये पेनिनसुला है, it is separating this marginal water body from Pacific Ocean. ये marginal water body का क्या नाम हो गया? Gulf of California. ठीक, और ये जो आपका पेनिनसुला है, इसको लिखा जाता है बाजा और लोअर. Baja, Lower California is politically Mexico. So when I take movements of the ocean water, we need to take into account the movements that are associated with variable scale. अब उसी को समझाने के लिए हम आपको लेके गए कैलिफोर्निया. आप कैलिफोर्निया के एक टाउन, आपके सामने मैप खुला हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैप में कैलिफोर्निया के टाउन्स भी दिखाई दे रहे हैं. आप किसी भी एक टाउन को पिकअप कर लो, एकदम सदर्न एज पर जाओगे तो सैन डिएगो दिखाई दे रहा होगा, है ना? वो इतना पॉपुलर नहीं है. थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ज्यादा पॉपुलर मेगा टाउन्स दिखाई देंगे.
लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कहीं पर भी पहुंच जाओ, ठीक है, पहुंच गए, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए कि हम एकदम बीच एरिया, बीच कोस्टल बीच पर हैं ऑफ सैन डिएगो, इट्स ऑल्सो मेजर पोर्ट, और आई एम विद लॉस एंजल्स, और आई एम विद सैन फ्रांसिस्को। आप एकदम कोस्टल एरिया में हो, आप बीच पे हो, और आप लगातार सी वेव आते जाते देख रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, बीच पर आप बैठे हुए जो वेव्स आ रही हैं, आप उनको बोलोगे सी वेव्स, बट एक्चुअली क्या वो सी की वेव्स हैं या किसी ओशन की वेव्स हैं? ओशन की है ना, पैसिफिक ओशन की है। यहां पर अपनी बाउंड्री लाइन क्रिएट कर लो। आप कोस्टल, आप मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर बैठकर भी देख सकते हो सी वेव्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेव्स क्या होता है? वेव्स आर मेसो टू माइक्रो स्केल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। आप इसको उस स्केल पर लेते हो कि आप इसको वेव्स बोलते हो, बट इस वेव्स के साथ रिलेटेड क्या चीजें हैं जो मुझे जरूर लेनी पड़ेंगी व्हेन आई वांट टू लर्न करंट? माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वेव्स आर ऑलवेज एट मेसो स्केल, पर वेव्स तो ओशन का भी हिस्सा हो सकता है। आपको कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल देकर समझा दिया। तो ये कहना तो गलत है ना कि वेव्स माने सिर्फ अरेबियन सी में होगा या कैलिफोर्निया गल्फ में होगा या मेडिटेरेनियन सी में होगा। अटलांटिक ओशन के शोरलाइन पर भी आपको वेव्स तो एक एक्सपीरियंस होंगे। डिफरेंस क्या हो गया? आप पूरे अटलांटिक ओशन को ना कंसिडर करके एकदम मेसो लेवल पर किसी कोस्टल एरिया को जज कर रहे। इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन अलग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन अलग है, but they do generate mesoscale movement of surface water। और ये मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर जब तक कुछ स्पेसिफिकेशन ना दिया जाए करंट के हिस्से होते हैं। तो ओशियानिक करंट सिस्टम, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओशियानिक करंट सिस्टम, तब तो इसके बाहर मत जाओ, क्योंकि ओशंस क्या हो गए? बिगेस्ट मासेस ऑफ वाटर। तो ओशियानिक करंट भी है। करंट सिस्टम, 2 मिनट सब लोग पेन ड्रॉप करो, हमारी तरफ ध्यान से सुनो। करंट सिस्टम पूछा तो एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक। ओशियानिक करंट पूछा तो खाली ओशंस, माने मैक्रो स्केल, ग्लोबल स्केल। पर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है करंट्स, ओशियानिक करंट नहीं पूछ के पूछ रहा है करंट सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स और करंट सिस्टम्स एंड देयर जनरेशन। मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर डेवलप्स करंट सिस्टम, आइडेंटिफाई द टाइप। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। हैव आई मेड द पॉइंट क्लियर? अब इनको समझते हैं वन बाय वन, क्योंकि ये हमारे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ए एंड बी। बहुत आसान सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन दोनों को समझने के बाद जो हमारा प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसके बेसिस पर हम PYQ एंड 2 PYQs लेंगे। आपको एक का आंसर दिया है हमने और दूसरे का आंसर आप खुद क्रिएट करने की कोशिश करना। सो विल ट्राई टू टेक अप द अंडरस्टैंडिंग, विल गेट दैट मॉडल आंसर बाय एंड ऑफ द क्लास टुडे। तो आप थोड़ा सा उसको जज करने की कोशिश करना। तो करंट सिस्टम, वाटर बॉडीज में करंट सिस्टम कितने पार्ट के हो गए? On the basis of scale, it can be divided into 2. One is macro scale, जिसके साथ largely आप oceanic current system term को associate करते हैं, and दूसरा is meso scale, which creates local to regional coastal movement of water. ठीक, अब वन बाय वन हम टर्म्स को पिकअप करते हैं। मेरा पहला केस है वेव्स, दूसरा केस है टाइड्स। ना तो हम आपको वेव्स की पूरी क्लैरिटी समझा रहे हैं अभी, वो थोड़ा फिर भी अप टू 80-85% क्लियर हो जाएगा, बट टाइड्स बाय डिफॉल्ट इंक्लूड मेनी मोर थिंग्स देन व्हाट विल बी लर्निंग टुडे, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इस पर है। मैकेनिज्म ऑफ टाइड, लूनर सोलर टाइड, सिजगी टाइड, क्वाड्रेचर टाइड, डायनामिक कंसेप्ट ऑफ एम्फीड्रोमिक सिस्टम, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर इस करंट टर्म के साथ इसको एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन।
हमारा आज सेट ऑफ टर्म्स जो शुरू होगा वो है वेव्स. वेव्स आर एट मेसोस्केल, इसलिए हम इसको ओशन के साथ नहीं ज्यादा एसोसिएट करते. वी डोंट कॉल इट ओशन वेव्स, we call it sea waves, and I have given you that expression already with our example of California. I think all of us are comfortable, क्योंकि मूवमेंट टू स्केल पर है, that you have to take it with reference to sea rather than calling it ocean. तो ये मेसो स्केल पर है. waves are basically generated by drag effect of wind. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ड्रैग इफेक्ट ऑफ विंड से ही बनती है. आई कैन जनरेट टाइडल वेव्स, आई कैन जनरेट सुनामी, which can be the outcome of seismic earthquake. There are many, but we are associating it with the wind action. अब ये जरा इस इमेज को जरा ध्यान से देखेंगे और यहीं से हमारा सारा टर्म्स का शुरुआत हो जाएगा. मेसोस्केल, सी वेव्स, ड्रैग इफेक्ट ऑफ विंड, प्राइमरी फैक्टर. And हमने जानबूझ के इसको इस तरह से लिया है, आप जरा नोटिस करें और समझने की कोशिश करें. कोस्टल करंट्स, कोस्टल करंट मतलब क्या हो गया? कोस्टल करंट मतलब क्या हो गया? मेसोस्केल. आर टाइड टू winds, waves and land formations. Wind that blows along the shoreline, longshore winds affect the wave and therefore the currents. तो जो कोस्टल वेव्स हैं उनके साथ आप लॉन्गशोर करंट, रिप करंट, अंडरटो. रिप और अंडरटो में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. आप उनको एज एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल करंट्स डेफिनेटली ऐड करेंगे, अलग हैं एक दूसरे से, एंड दे मस्ट बी गिवन रिप्रेजेंटेशन. ये बहुत टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सी वेव है. ये मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव है. अब आप इस वेव को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? आप रिलेट कर रहे हैं इसको ड्रैग इफेक्ट ऑफ विंड. सो लेट मी से माय विंड इज ऑन शोर. यू आर अवेयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. calm sea level has been marked here. Wind will drag the surface water. Water will generate out the vertical movement to the drag effect of wind. इसको आप oscillatory movement बोलते हैं. And it by default is कि आप water का crest develop करोगे, gravity इसको pull down करेगी और it will be rolling down like this only to be risen up again by the drag of wind. और यही oscillatory support जब आप coastal waves में देखते हैं, you are taking up the movement. Drag of wind is like this and the movement of the wave is perpendicular to the drag of wind. And there are certain important things that are correlated with it. ना तो wave length बता रहे हैं, ना wave height बता रहे हैं. A और B को judge कीजिएगा, because with that we have to learn some of the currents. Wave frequency and wave period, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिपीट व्हेन आई टॉक अबाउट सी वेव्स. इंटरेस्टिंगली हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, बिकॉज वेव्स आर इफेक्टिव ग्रेडर ऑफ कोस्टल टोपोग्राफी. हम इसको ओशियानोग्राफी में नहीं पढ़ते, हम इसको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं. सो दिस इज माई वेव क्रेस्ट, दिस इज माई वेव ट्रफ. वेव क्रेस्ट टू वेव क्रेस्ट इज वेव लेंथ, ट्रफ टू क्रेस्ट इज वेव हाइट, एम्पलीट्यूड. जितना स्ट्रॉन्ग विंड ड्रैग होगा उतना बिगर वेव हाइट जनरेट होगा. ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत आराम से यहाँ दिख रही है, आप बस इस चीज को नोटिस करो. वेव फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स क्रेस्ट पासिंग पॉइंट ए ईच सेकेंड. नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट पासिंग ए ईच सेकेंड इज वेव फ्रीक्वेंसी. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेव पीरियड. It is the time required for wave crest at point A to reach point B. तो wave period shorter हो जाएगा जब आपका wave length कम होगा. wave length कम होगा जब आपका wave height ज्यादा होगा. wave height ज्यादा कब होता है? जब drag effect ज्यादा strong हो, क्योंकि हम इसको wind से ही relate कर रहे हैं.
Otherwise, waves can be generated as seismic sea waves, tsunami. Are we comfortable? दोबारा से डायग्राम आपके सामने है. Wind drag in the mesoscale, एकदम local area. I experience the movement of surface water, which is called sea waves. Sea waves associate itself with a typical crest and trough movement. This crest and trough movement incorporate the wave height, wavelength. I have to distinguish between two important terminology here for the different expressions that is there in our radar today. One is wave frequency and one is wave period. What is wave frequency? Wave frequency is number of waves propagating per second at a given point. यहाँ पर हमने A select किया है. And what is wave period? Wave period is the time taken for a wave crest to move from one to the other point. यहाँ पर हमने A और B के बीच में किया. अच्छा, अब इसको ऐसे जज करो. आई एम शोइंग यू माई 4 फिंगर्स. हमारा लैंड इधर है, यहां से विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. दिस इज कोस्टल एरिया. आपने सरफेस वाटर को ड्रैग किया. सरफेस वाटर को विंड ड्रैग कर रही है. सो माई इंडेक्स फिंगर विच इज शोइंग द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द वाटर इज बीन ड्रैग्ड बाई विंड. विंड तो सिर्फ इसी को ड्रैग कर रही है. अब ये मूव करेगी तो वो ड्रैग इफेक्ट थोड़ा सा सब सरफेस वाटर पर कम्स इन माई मिडिल फिंगर. वो मूव करेगी तो वो ड्रैग इफेक्ट थोड़ा सा लोअर लेवल कम्स इन माई रिंग फिंगर. वो मूव करेगी तो ड्रैग इफेक्ट थोड़ा सा और लोअर, सो कम्स इन माई लिटिल फिंगर. तो ये चारों लेयर ऑफ वाटर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स शोर. व्यू हुआ इतना. सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्टिविटी कहाँ होगा? टॉप वाटर पर. हो सकता है उसके नीचे भी हो अगर विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो. बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा डीपर माने यू आर नॉट गोइंग टू 4000 मीटर्स. डीपर मतलब नॉट मोर देन 500 मीटर्स. जितना भी स्ट्रॉन्ग विंड मूवमेंट होगा वो सरफेस वाटर को 400-500 मीटर से ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पाता. तो सिर्फ सरफेस वाटर को ही मूव कर रहे हैं आप. बट सरफेस वाटर में जो टॉप लेयर है इट इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम मूवमेंट. अब हम टॉप 2 फिंगर्स को इमेजिन करते हैं इस फिगर पर, इस डायग्राम पर. आपके टॉप 2 लेयर्स इज बीन ड्रैग्ड इफेक्टिवली एंड दे हैव क्रिएटेड वेव क्रेस्ट, वेव ट्रफ and they are moving towards the coastal area. शोर लाइन पर पहुंच रहे हैं. जैसे जैसे आप सरफेस के पास पहुंचते जाओगे वाटर का डेप्थ कम होता जाएगा. हम एक डायग्राम बनाते हैं, वापस इस वाले डायग्राम पर आएंगे. This is my coastal area. It's something which is very evident that as I reach near the shoreline, I have made you comfortable with shoreline and coastline, है ना. ये मेरा वाटर लेवल है. हम बिल्कुल लोकल रीजनल एरिया पर है तो मीन सी लेवल नहीं लिख सकते. क्या लिख सकते हो? सी लेवल. मीन क्या हो जाएगा? ग्लोबल लेवल पर हो जाएगा ना. अब जो आपके सरफेस 2 लेवल्स ऑफ वाटर है, आप सरफेस लेवल्स ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं. यू हैव गिवन इट ड्रैग. सो ड्रैग की वजह से इन्होंने क्या डेवलप किया? क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ. जैसे ही आप शैलोअर वाटर पर आओगे ये जो बना हुआ क्रेस्ट है, थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाते हैं ताकि जगह मिले. ये जो आपका बना हुआ क्रेस्ट है, ग्रेविटी की वजह से ये जब नीचे की तरफ डिसेंड करेगा और नेक्स्ट राइज होगा तो इसके पास स्कोप ही नहीं है नीचे डिसेंड करने के लिए. ये क्या करेगा? ये स्प्लैश करेगा ऑन शोर. सर्फ करेगा ऑन शोर. दोनों टर्म वैलिड है. आर यू गेटिंग इट क्लास? तो मान लीजिए कि जो मेरे टॉप 2 लेयर ऑफ वाटर है वो तो इतनी वेलोसिटी के साथ ड्रैग हुए कि दैट दे वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड दे हैड द पॉसिबिलिटी टू मूव ऑन शोर. वो जो नीचे के 2 लेयर के पानी चले आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वो तो खाली ड्रैग हो रहे हैं. ड्रैग इफेक्टिविटी बहुत वीक है. सो व्हाट विल हैपन? दे रीच नियर द शोर लाइन because they are also being put to drag, but they fail to surf on shore. और विंड तो लगातार उसको ड्रैग करती जा रही है तो क्या होगा? They reaching the shoreline starts moving parallel to the shoreline. Have you viewed the movement? जल्दी से go ahead दो.
जो आपके सब सरफेस वाटर हैं, इनको तो आप सर्फ कर ही नहीं पाओगे, ये तो क्रेस्ट का हिस्सा ही नहीं थे। तो क्या होगा, ये शोर लाइन पर विंड तो लगातार ड्रैग कर ही रही है, इट विल स्टार्ट मूविंग, सरफेस वाटर तो चला गया लैंड पर, इट विल स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द शोर लाइन। हैव यू व्यूड इट? अब जरा फॉर्मल डायग्राम देखो। These currents are called long shore currents. मैप ऑफ इंडिया खोलो, एक्चुअली मैप ऑफ तमिलनाडु खोलो, केरला, केरला चाहिए, दोनों सेम ही पेज पर है। हैव यू ओपनड इट? मैप ऑफ इंडिया में नहीं दिखाई देगा, रीजनल मैप पर जाना पड़ेगा। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आप जानते हैं, बस उसको समझना है। ये वाला मैप, हैव यू ओपनड इट? है ना, हमें केरला पर जाना है, केरलम, नाम बदलने का बहुत खतरनाक चक्कर है, केरलम। अब केरलम से आप पहुंच जाओ फिजिकल मैप पर, पॉलिटिकल से फिजिकल पहुंच गए। पॉलिटिकल मैप से चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिए, नहीं तो अदरवाइज ज़्यादा लंबा शोर लाइन नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। टूवर्ड्स सदर्न पार्ट यू विल एनकाउंटर वेम्बनाड द लगून लेक। देखा, पॉलिटिकल मैप पर देखोगे तो उस लगून लेक के साथ जो एक प्रोजेक्टेड आर्म है, उसके टिप पर, नदन टिप पर, यू हैव मेगा सिटी ऑफ केरला, कोच्चि, वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। कोच्चि को देख लो पॉलिटिकल मैप से और ट्रांसफर कर लो उसको फिजिकल मैप पर। हैव यू नोटिस्ड इट क्लास? है ना? अच्छा, अब ये शोर लाइन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहीं पर ही बना देते हैं। आपको क्या दिख रहा है? केरला का शोर लाइन, जहां आपने वेम्बनाड द लगून लेक देखा। आई रिमूव इट, इसी पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये मेरा कोस्टल एरिया है, दिस इज द प्रोजेक्टिंग लैंड, हमने थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया, और ये मेरा शोर लाइन चला गया। ये मेरा कोच्चि का लोकेशन है, दिस इज माई लक्षद्वीप सी, इट्स नॉट अरेबियन सी, और ये मुझे दिख रहा है वेम्बनाड द लगून लेक, है ना? तो आप सोचो कि ये तो मेरा लैंड मास ऑफ इंडिया है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड, इसको आप बोलते हो बार डिपॉजिट। इट इज डिपॉजिटेड बाय सी वेव। इट्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल बार। अब सवाल दिमाग में होता है, हम सब ने मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, या खुद भी कोस्टल एरियाज पर हम गए हैं, हमने सी वेव्स को देखा है। ज्यादा टॉल हाइट की सी वेव्स होगी तो बड़ी ऊंचाई से गिरेंगी, पर फिर उसके बाद वापस जाएंगी। तो जो गिरने का मैकेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्फिंग। और जो लौटने का मैकेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैकवॉश। पानी टूट कर गिरे बहुत हाइट से, या सिंपली हल्का सा मूव करके फिर वापस जाता है। इट ऑलवेज मेक्स 2 and 4th मूवमेंट। यस, सो एवरी सर्फिंग इज फॉलोड ऑन बाय बैकवॉश। तो सी वेव का मूवमेंट तो शोर लाइन के परपेंडिकुलर चल रहा है, ये गिरेगा वापस चला जाएगा। तो ये मेरा केरला का शोर लाइन है, इसके पैरेलल इस तरह का डिपॉजिट कैसे बना? लॉन्ग शोर करंट की वजह से। क्या करता है लॉन्ग शोर करंट? लॉन्ग शोर करंट रिड्यूस करता है वॉशिंग अवे कैपेसिटी ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल। लगभग वर्ल्ड के सारे कोस्टल एरिया में, अगर वो बिल्कुल रॉकी बीच है, माने आपके पास कोई फ्लैट एरिया नहीं है, एकदम माउंटेन्स हैं कोस्ट में बिल्कुल, तो वहां बीच नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम कोस्टल एरिया पर बीच है। आप बीच को क्या बोलते हो? डिपॉजिट। क्योंकि सी वेव ने सर्फ किया, जब वापस आएगी तो बाई डिफॉल्ट अपने साथ पीछे का सामान छोड़ती भी जाएगी। वो कोर्सर हो सकता है, वो फाइनर हो सकता है। बीच वर्ल्ड वाइड दिखाई देता है।
बार डिपॉजिट बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड है, इट इज नॉट हैविंग दैट कॉमन प्रेजेंस। रीजन, जो भी चीज सी वेव का बैकवॉश वापस लेकर जाएगा। आई कम बैक टू दिस डायग्राम, हम डायग्राम बनाए बोर्ड पर, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम सी वेव्स के एक्शन को जज करें, आई एड अनदर पॉइंट, ये मेरा कोस्टल एरिया है, मुझे इस अलाइनमेंट में ज्यादा आसानी होती है ड्रॉ करने में, तो आई ड्रॉ इट लाइक दिस। ये मेरा कोस्टल एरिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। यहां पर मेरे सी वेव का सर्फिंग इफेक्ट हुआ, ये आप समझ गए। सर्फ के बाद सी वेव रिट्रीट करती है, ये सर्फिंग है, आप इसको स्प्लैशिंग भी बोल सकते हैं, और ये है बैकवॉश। सर्फिंग की वजह से आप कोस्टल एरियाज को इरोड करेंगे, इरोजन, और बैकवॉश की वजह से आप ब्रोकन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करोगे। ये डिपोजिशन होगा कहां? ये डिपोजिशन होगा ऑन शोर लोकेशन पर। ऑन शोर ऑफ शोर आपको समझा चुके हैं। ये बनता है आपका बीच। बीच डिपॉजिट्स आर ऑन शोर डिपॉजिट्स। किसकी वजह से डिपॉजिट होता है वो? बैकवॉश। तो सी वेव का मूवमेंट क्या हुआ? क्रेस्ट बना, ट्रफ बना, सर्फिंग हुआ, बैकवॉश हुआ। सर्फिंग क्या कर रहा है? कोस्ट पर आप एक खड़े हुए माउंटेन या पत्थर इमेजिन करो, ये सर्फ करेगा तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वापस जाएगा तो प्रेशर रिलीज कर देगा, ये प्रोसेस को रिपीट करते जाओ, ये इवेंचुअली तो टूटेगा ही। टूटेगा तो ब्रोकन रॉक मटेरियल जनरेट होगा, उस ब्रोकन रॉक मटेरियल को बैकवॉश लगातार ड्रिफ्ट करके ले जाता है, इवेंचुअली डिपॉजिट करता है, वो बीच बनाता है। तो बीच इज क्वाइट कॉमन बिकॉज इट इज कोरिलेटेड विद कॉमन इफेक्टिविटी बैकवॉश। अब आप इमेजिन करो, एंड आई एम टोटली चेंजिंग द कलर जिससे आपको समझ में आए। अब आप इमेजिन करो कि सम ऑफ द सब सरफेस वाटर, सरफेस तो गया लैंड पर, स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द शोर लाइन। पैरेलल टू द शोर लाइन को आप बोलते हो लॉन्ग शोर करंट। कुछ कुछ टेक्स्ट में आपको ड्रिफ्ट भी मिलेगा, वो वेलोसिटी पर बेस्ड है, हम पर्पसफुली टर्म करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लॉन्ग शोर करंट क्या करेगा? बैकवॉश जो भी सस्पेंडेड मटेरियल को लेकर आता है, सस्पेंडेड फाइनर टेक्सचर होंगे, सस्पेंडेड मटेरियल को लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट ओपन वाटर में बहने नहीं देता, इट रिस्ट्रिक्ट्स। और वो रिस्ट्रिक्शन अगर बहुत लंबे समय तक इफेक्टिव रहेगा, देन देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ जो आपने अभी केरला में देखा है, बार डिपॉजिट। इसलिए बार डिपॉजिट या स्पिट डिपॉजिट्स आर नॉट दैट कॉमन एज आर बीच डिपॉजिट्स। अब थोड़ा सा इलाबोरेट डायग्राम दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर जो हमारा बेस डायग्राम दोबारा से दिख रहे हैं, नोटिस करेंगे। तो मेरा पहला केस हुआ लॉन्ग शोर करंट का। What are long shore current? Long shore current are the currents that moves parallel to the shoreline. Wave which is crashing down on land and then retreat back, which is called backwash, tends to transport load of suspended material. दिख रहा है कितना सारा suspended material आ रहा है? Long shore drift उस suspended material को बह जाने से रोकता है, और अगर लंबे समय तक रोक पाया then it can develop bar deposit. So how are we defining long shore current? It is the mesoscale water movement. It is the coastal, it is the regional, it is the local. I'll write the definition, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो. It is the regional, it is the local coastal current that is generated by ordinary sea waves. It involves parallel movement to the shoreline, is capable of generating bar or spit deposits. तो इसका इंपॉर्टेंस किसकी तरफ हो गया? कोस्टल टोपोग्राफी डेवलपमेंट। फर्स्ट टेल मी, हैव यू विजुअलाइज्ड इट? ये काफी इन्फॉर्मेटिव डायग्राम है, इसमें आपको सस्पेंडेड मटेरियल भी दिख रहा है,
तो आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा है व्हाट डज इट गोज लाइक। आई एम वेटिंग फॉर अ कॉन्फिडेंट गो अहेड, थम्स अप दो। इजी डायग्राम भी दिखा दिया और इलाबोरेट डायग्राम भी दिखा दिया, ये है इजी डायग्राम। इनकमिंग वेव क्रेस्ट एट ओब्लिक एंगल टू द बीच, ये आपका सर्फिंग है, ये बैकवॉश है जो ब्लैक एरो से दिखा रखा है, और ये आपका लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है। करंट, हम जानबूझ के इसको टर्म ले रहे करंट, ठीक है। गेटिंग बैक टू माय बोर्ड, लिस्ट ऑफ आवर टर्म्स, अंडरस्टूड दिस। एट मेसो स्केल बना देते हैं यहां पर, sea waves are crest and trough movement that are the grader of coastal topography. It relates to additional, अच्छा ये जो एडिशनल लिख रहे हैं जो हमारा प्रोमिनेंस है यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सी वेव इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्फिंग एंड बैकवॉश। सर्फिंग और बैकवॉश अभी हमारे रेफरेंस पर नहीं चाहिए, इसलिए रिस्ट्रिक्ट रखा, यही इसको एक्ट कराता है एज ग्रेडर। सर्फिंग क्या करेगा, इरोड करेगा। बैकवॉश क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करेगा। नदियां पहाड़ से, रिवर गंगा माउंटेन हिमालय से बह रही है, हिमालय से वो पत्थरों को तोड़ रही हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से ले जाकर बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इरोडिंग, इट इज ट्रांसपोर्टिंग, और जो पेबल्स को अपने साथ लेकर चल रही है आपस में लगातार कोलाइड कर करके टूटते जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अट्रीशन बोलते हैं। म्यूचुअल वियर टियर ऑफ द पेबल दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव चैनल। तो आप खुद सोचो कि अगर आप हरिद्वार में, हरिद्वार वेयर रिवर गंगा डिसेंड्स टू प्लेन, अगर आप वहां पर होली डिप लेने जाते हो तो गंगा के बेड पर अगर आप जंप करेंगे तो गंगा के बेड पर आपको बड़े बड़े पेबल्स फील होंगे, और वहीं चले आओ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तो आपके पास एकदम फाइन टेक्सचर डेल्टा सॉइल मिल रहा है। वो क्या गया, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो अट्रीशन तो होगा। तो रिवर भी क्या कर रही है, इरोड कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। ऐसे ही एजेंट्स को ग्रेडर बोलते हैं। तो सी वेव एक ग्रेडर है। ग्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोजेनेटिक फोर्स जियोमॉर्फोलॉजी में। ये एडिशनल मूवमेंट्स जनरेट करता है, और ये एडिशनल मूवमेंट्स में हमारा पार्ट 1 जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो हम उसका एक डेफिनेशन क्विकली क्रिएट आउट करना चाह रहे हैं। लॉन्ग शोर करंट। लॉन्ग शोर करंट को कैसे डिफाइन करें, सब सरफेस वाटर dragged to the shore fails to surf, moves parallel to shoreline, restricts movement of suspended material, कैन, कोई जरूरी नहीं है कि हर लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट करेगा, कैन डेवलप बार और स्पिट डिपॉजिट्स। तो इसका इफेक्ट टोपोग्राफी डेवलपमेंट में है, बट है ये भी करंट, है ये मेसो लेवल पर। पहले जल्दी से बता दो, लिखवा भी दिया, समझा भी दिया, 2 बार 2 डिफरेंट डायग्राम से। समझ में आ गया बहुत आराम से? आगे बढ़े। आई नीड अ कॉन्फिडेंट गो अहेड।
ठीक है, ये मेरा पॉइंट 1, पर मेरे पास दूसरा भी है, सेकेंड के साथ वी हैव गॉट द एडिशनल थर्ड, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। आई एम गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सेकेंड ले रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ आवर कंसर्न, रिप करंट, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं करंट, पर रिप करंट को पढ़ते समय वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अंडरटो, दोनों को देखना है। ठीक है, तो अंडरटो को यहीं पर ही लिख देते हैं। आपको लगे कि स्कोप है आंसर राइटिंग में अलग लिखने का तो अलग लिख देना, नहीं तो इसके साथ ऐड ऑन करना। बिफोर आई से एनीथिंग मेक यू अंडरस्टैंड, डायग्राम्स देख, एक पहले इमेज है उसके बाद डायग्राम्स है। रिप करंट, इनकमिंग वेव्स दिखाई दे रहा है, इनकमिंग वेव्स अगर बहुत ज्यादा वेव क्रेस्ट नहीं है तो ज्यादा क्रैश डाउन नहीं करेंगे, ऑन शोर पहुंचेंगी और उसके बाद लौटेंगी। जो लौट रही हैं उनको आप क्या बोलते हो? वेव्स दैट आर रिटर्निंग बैक, उनको आप क्या बोलते हो? है ना। अब जरा इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखना, वेव्स इनकमिंग एंड स्पेसिफाइड, ये पता है सबसे मेजर हजार्ड कहा जाता है कोस्टल एरियाज के लिए, जो कोस्टल टूरिज्म में सी सर्फिंग करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं या बीच स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। इट इज रिप करंट दैट रिजल्ट्स इनटू मैक्सिमम ऑफ डेथ्स इन द कोस्टल एरिया, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूवमेंट ऑफ बैक वाटर है। अभी आपको क्या इमेजिन करना है, इज रिप करंट अ टिपिकल बैक वॉश? नो, इट इज नॉट। रिप करंट बहुत स्पेसिफाइड चैनल ऑफ गोइंग बैक है। अब जरा इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये तो आपका इमेज हो गया जिसमें हमने हाईलाइट किया हुआ है कि भाई इस तरह से वापस जा रहा है। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें, आप क्लैरिटी के साथ समझोगे। वेव्स सर्फ्ड, बैकवॉश हो रहा है, लेकिन जो इनकमिंग वेव्स हैं वो क्या करती हैं? रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से वापस रिटर्न करती हैं। इट्स अ लोकलाइज्ड, अब सोचो आप मेसो स्केल से लोकल स्केल पर आ गए, मतलब इट्स एक्सट्रीमली लोकल। It's a localized current that flows away from the shoreline towards the ocean, perpendicular or an acute angle to the shoreline. Incoming waves in localized manner, वापस से इमेज पर जाएंगे, when tends to return back, this is called rip current. Rip current बहुत localized है। Rip current is the major hazard in the coastal tourism, क्योंकि आपको वहां कर ले जाएगा। और बेस्ट एस्केप क्या होता है? अगर आप रिप करंट में फंस गए तो आप अपने राइट या लेफ्ट में जाओ, इसके ऑपोजिट जाने, कोस्ट की तरफ जाने की कोशिश मत करो। जब आप इस करंट के पेरिफेरी में चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली पानी का बहाव कम होगा। आर यू नोटिसिंग दीज करंट्स अप्रोचिंग द कोस्ट? When they approach the coast, they surf, backwash, there is some movement that is getting at acute angle to the shoreline, returning back. ये localized है, high velocity होता है। Definition आप यहीं से लिखेंगे, I am cleaning it up. What is rip current? Rip current is a localized current that flows away from the shoreline, localized, perpendicular or acute angle to the shoreline, high velocity होता है। हजार्ड है ये, कोस्टल हजार्ड है ये। यू कैन रिलेट इट टू, अच्छा हम ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, छोड़ दो अभी हम याद नहीं कर रहे। आपने रिप करंट को व्यू किया, अब जरा हम एक डायग्राम ओपन कर रहे हैं, पेन ड्रॉप कर लो 2 मिनट के लिए, वापस आएंगे इस पर। इस वाले इमेज को देखो, ये अंडरटो है,
दिखने में तो लग रहा है रिप करंट है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Are you noticing that the entire coastal belt you are experiencing this? Undertow is a mesoscale variant of rip current. है ये भी rip current, but ये थोड़ा सा smaller scale पर है। हम आपको small और large scale समझा चुके हैं। What is small? Zoom out. Large, zoom in. Rip current is a localized outward seaward movement, localized. What is undertow? It is not local, it is at regional level, पूरे coastal area. यही difference है, scale का difference. So undertow, like rip current, is a coastal hazard. I am repeating now. Our main focus is rip current. बट वेन यू आर राइटिंग आंसर ऑन करंट, मेरी एडवाइस है अंडरटो को छोड़ना मत, लिखना जरूर साथ में। यू आर ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग, या आप रिप का डायग्राम ही बना रहे हो उसी में लिख दो, व्हेन इट इज एप्लीकेबल एट मेसो स्केल इट इज कॉल्ड अंडरटो, काम खत्म। ठीक है, दिस इज आवर बेस डायग्राम। बहुत आराम से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो एग्जामिनेशन में। शोर लाइन बनाया, अप्रोचिंग वेव्स बनाया और उसको परपेंडिकुलर या एक्यूट एंगल में शोर से डिस्टेंस पर भेज दिया। अगर ये लोकलाइज्ड है तो ये रिप करंट कहलाएगा, दैट इज मोर कॉमन। और अगर पूरे शोर लाइन पर है तो आप इसको अंडरटो बोलेंगे। जितना लोकलाइज्ड होगा उतना स्ट्रॉन्गर वेलोसिटी होगा, इसलिए रिप इज मोर हजार्डस देन अंडरटो, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है दैट टेंड्स टू क्रिएट आउट। स्मॉल और लार्ज स्केल का क्या मतलब होता है? मानसी, कितने दिनों से आपको समझा रहे हैं बच्चे? स्मॉल स्केल, आपके पास स्कूल एटलस है, उस स्कूल एटलस के पेज का साइज तो सेम ही है। उसी पेज के साइज में आपको मैप ऑफ वर्ल्ड दिखा, उसी पेज के साइज में आपको मैप ऑफ कॉन्टिनेंट दिखा, उसी पेज के साइज में आपको मैप ऑफ कंट्री दिखा, और उसी पेज के साइज में आपके पास कुछ सिटी मैप्स हैं जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली। क्या कर रहे हो आप स्मॉलर स्केल से लार्जर स्केल पर जा रहे हो। लार्ज का क्या मतलब होता है? यू आर जूमिंग इन, जहां आप एक छोटे से एरिया को बहुत डिटेल्स में देखोगे तो आपका स्केल क्या हो गया? लार्ज। तो रिप करंट कौन से स्केल में है? जब आप कह रहे हो लोकल, तो रिप विल बी एट लार्जेस्ट स्केल, undertow will be comparatively smaller scale. I want a confident go ahead class. And I am repeating now. Localized coastal current systems. Localized coastal current systems are generated by, number one, waves. Waves are defined to be oscillatory, circulatory movement of sea water that is ideally, majorly associated with to and forth movement of water, surfing and backwash. This typical movement of sea wave makes it a prominent grader in the coastal region. This movement tends to generate some of the coastal currents that are called longshore current, rip current with undertow. What are longshore currents? Longshore currents are those subsurface water which is dragged towards the shore but fails to surf and thus starts moving parallel to the shoreline.
consistency of its movement is making it capable of controlling, halting, regulating the suspended material washing off and can generate bar or spit deposit. In comparison, rip current or for that matter undertow are the examples of returning back water. Both of them involves the mechanism of the approaching sea waves returning back at perpendicular or acute angle away from the shoreline. Rip and undertow involves same mechanism, fundamental, and both of them are hazard. Fundamental difference between the two is about scale. Rip is more localized and undertow is comparatively regional. मेरा आप लोगों से सवाल, डिसअपॉइंट मत करना, डेफिनेशन आपको लिखवा दिया है, वेव्स के ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, सी वेव्स के ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट भी समझ में आ गया, रिप भी आ गया, अंडरटो भी आ गया। मेरा आपसे सवाल, आपको वेव्स के सर्फिंग और बैक वॉश के साथ इनको रिलेट करना है, जल्दी से कर दो। Localized coastal currents associated with sea waves includes longshore drift, rip and undertow. Kindly match them with surfing and backwash. जल्दी जल्दी। वेव का मतलब सर्फिंग और बैकवॉश ही है और कुछ नहीं है, पर वो कुछ एंसिलरी मूवमेंट्स जनरेट कर देता है, आपको मैच करना है। अरे चलो हम क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, सोचो जरा, एम आई करेक्ट? टी एन एफ तो जरूर से लिख देना। एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट लॉन्ग शोर करंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्फिंग मूवमेंट ऑफ सी वेव? ट्रू, फॉल्स? जल्दी। ट्रू, ट्रू। बाकी लोग क्या? ट्रू, फॉल्स? ट्रू, करेक्ट। जब आप सर्फिंग ले रहे हैं उसी के साथ एक एंसिलरी मूवमेंट डेवलप हो रही है जिसको आप लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट कह रहे हैं, सो आई थिंक इट गोज वेरी स्पॉन्टेनियस। बैक वॉश के साथ ही एंसिलरी मूवमेंट्स है जिनको आप क्या बोलते हो? रिप करंट और अंडरटो। कंफर्टेबल? तो बात इन्हीं के साथ है, पर जब आप जियोमॉर्फोलॉजी में इनके बारे में पढ़ते हो तो ना लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट का तो काम करना पड़ता है, बिकॉज स्पिट एंड बार डिपॉजिट आर इंपॉर्टेंट टोपोग्राफिकल फीचर। हम रिप करंट और अंडरटो की बात नहीं करते। आर वी कंफर्टेबल? फिर से, व्हेन आई टेक कोस्टल localized currents, it goes with sea waves as longshore drift current, rip current with undertow. This relates to backwash, qualifies as coastal hazard. Longshore drift can be a physiography developer. हो गया ना, समझ आ गया? अब ऐड कर देते हैं दूसरा। दूसरा क्या लिया था हमने? टाइड। टाइड के साथ में एक चीज जरा रिलेट कर लो, फिर वो बहुत आराम से हो जाता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। टाइड को हम इफ आई से ओशियानोग्राफी का सिलेबस, अभी हम नहीं सिलेबस खोलने के लिए आप लोगों को नहीं बोल रहे, पर अगर आप ओशियानोग्राफी का सिलेबस देखोगे तो व्हाट यू विल नोटिस इज मन से थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। अच्छा, अब हम आई वॉज टॉकिंग अबाउट ओशन वाटर मूवमेंट। In our syllabus of oceanography, it is ocean water movement written. So movement incorporate three types: waves, tides, currents. पर अगर आप टाइड की बात करते हो, ओशियानिक करंट सिस्टम जो हमारा प्रिंसिपल ब्लॉक, जब आप टाइड की बात करते हो तो आप कहते हो इट्स अ पल्स।
पल्स बोलो या बल्ज बोलो, पल्स और बल्ज दैट इज डेवलप्ड ऑन द वाटर सरफेस ड्यू टू लूनर एंड सोलर अट्रैक्शन। तो खाली बल्ज, टाइड अपने आप में कोई मूवमेंट नहीं है, टाइड सिर्फ बल्ज है। इट इज द बल्ज और द पल्स दैट इज जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस। ये प्लैनेटरी मूवमेंट जनरेट कर सकता है, लोकल मूवमेंट जनरेट कर सकता है, वो करता है। हम इसको लोकल स्केल पर अभी कंसिडर कर रहे हैं, पर जब आप इसको लोकल स्केल पर कंसिडर करो तो उसमें ये चीज जरूर से जज करना, ठीक है। वाटर सरफेस को आपने एक कंबाइंड रेफरेंस दिया, चलो एक थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझाते हैं। अभी जब फिलीपाइंस में मैसिव अर्थक्वेक आया, रीसेंट एग्जांपल है तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी इमेजेस की, उसके बाद सुनामी आया एंड वी हैव सीन दी सोशल मीडिया इमेजेस ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन मिंडानाओ आइलैंड फिलीपाइंस में, कि कैसे पूरा का पूरा सरफेस कोस्टल वाटर जो वो सकअप हो गया, माने वी हैड दी ड्राइंग अप ऑफ द ऑफशोर एरिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप सारे वाटर को किसी एक जगह पर पाइल अप करोगे तो वाटर सरफेस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने कहीं पर एक वर्टिकल ग्राउंड शिफ्ट किया और सारा पानी वहां पर इकट्ठा हो रहा है, आपने वाटर कंटेनर लिया अपने हाथ में और पानी को एक दिशा में जर्क कर दिया, तो पानी तो सीसॉ करता रहेगा ना सेटल डाउन होने से पहले। बस आप वही चीज को इमेजिन करो, अगर पानी इस लेवल से इधर की तरफ सीसॉ में जा रहा है तो यहाँ पर पानी रिसीड करेगा, यहाँ पर राइज करेगा, सिंपल लॉजिक। तो अगर वाटर लेवल राइज कर रहा है कहीं जहां पर टेक्टोनिक फ्रैक्चर हुआ, तो कोस्टल एरिया से तो पानी सक बैक होगा ही। वही एविडेंस होता है कि भाग जाओ कोस्टल एरिया से ऊंचे वाले एरिया पर, क्योंकि आएगी सुनामी। आप उसी लॉजिक को अप्लाई करें यहाँ पर। टाइड इज अ बल्ज, ये मेरा सी लेवल है, डॉटेड लाइन बना दिया, लेबलिंग नहीं कर रहे, ये मेरा सी लेवल है, कोई भी वाटर लेवल है किसी भी स्केल पर आप इसको जज कर रहे हो। अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एट लोकल स्केल, वी आर टेकिंग इट एज लोकलाइज्ड ओशन मूवमेंट, है ना। तो इसमें अगर ये मेरा बल्ज होगा, टाइडल बल्ज होगा, तो उसके बगल का वाटर उतना ही तो डीप हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप जितना हायर बल्ज बनाओगे तो बगल का वाटर उतना ही तो डीप होगा। ये मेरा बना केस ए, बस दो ही बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बना रहे। अब इसी के साथ बना देते हैं केस बी। टर्म समझना है आपको, की टर्म पहले लिखवा दिया, बस उसी के बारे में बात करें। मेरा बल्ज जो है थोड़ा सा वीकर है, तो ये भी तो थोड़ा वीक ही होगा, ये मेरा बी है। आपको समझ में आया जो दो हमने बनाया, जितना हायर बल्ज होगा उतना ही डीपर क्रेस्ट होगा, सॉरी उतना ही डीपर ट्रफ होगा, जितना हायर क्रेस्ट हुआ उतना ही डीपर ट्रफ होगा। कंफर्टेबल? जो ये क्रेस्ट होता है इसको बोलते हैं टाइड, और जो डिप्रेशन होता है इसको बोलते हैं एब। एब फ्लड लिखा है ना, एब करंट लिखा है ना हमारे लिस्ट में। टाइड्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद बल्ज, तो हायर हाई टाइड हो सकता है, हायर लो टाइड हो सकता है, लोअर हाई टाइड हो सकता है, लोअर लो टाइड हो सकता है, बट टाइड हमेशा बल्ज को रिप्रेजेंट करेगा। जितना हायर हाई टाइड है उसके बगल में उतना लोअर लो एब होगा। आई वॉन्ट अ कॉन्फिडेंट गो अहेड। हम बिल्कुल लोकल लेवल पर पढ़ रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल पर नहीं पढ़ रहे। ग्लोबल लेवल पर सिनेरियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टाइड के साथ, तो लोकल लेवल पर और लोकलाइज्ड लेवल पर। लोकलाइज्ड लेवल पर आप इमेजिन करो कि आप कोस्टल एरिया पर हो, आप किसी भी कोस्टल एरिया पर हो, और यहाँ पर यू नीड टू हैव, लेट मी ड्रॉ अ डिफाइंड सॉर्ट ऑफ अ डायग्राम, वो बहुत आसानी से आपको मदद कर देगा समझने में। आपने वाला डायग्राम बहुत आराम से देखा होगा, बहुत पॉपुलर सेट ऑफ डायग्राम। ये जो हमने शेड किया है ये लैंड है, ये मेरा एक रिवर है इस लैंड पर, ये रिवर का माउथ है, माने नदी अपने आप को यहाँ पर एम्प्टी कर रही है। ये कोई भी सी, बे, गल्फ, ओशन को एकदम लोकलाइज्ड एरिया पर वो रिवर का माउथ दिखाई दे रहा है। अब सोचो क्या करना है। नदी अपने पानी को यहाँ बार लगातार डिस्चार्ज कर रही है, ठीक, यहाँ से पानी लगातार ओपन सी की तरफ जा रहा है ना।
और आपका यहाँ पर टाइडल राइज हुआ, टाइडल बल्ज हुआ। टाइडल बल्ज की वजह से क्या होगा, टाइडल वाटर जो है वो लगातार इसकी तरफ एंटर करना शुरू करेगा। यहाँ से नदी का पानी आ रहा है, यहाँ से आप टाइड का पानी भेज रहे हो, तो क्या होगा, पाइल अप करके इनंडेट करेगा ना, फ्लडिंग क्रिएट करेगा। तो ये कब होगा, इस तरह का मूवमेंट कब होगा, when you are having flood current। ये किसके साथ रिलेट करेगा, टाइड। और जब आपका एब करंट होगा तो क्या होगा, पानी रिसीड करेगा। अब ये वाला डायग्राम को देख लो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। फ्लड करंट मतलब इट विल इंक्रीज द फ्लडिंग इनटू द कोस्टल एरिया। और ये जो फ्लडिंग वगैरह है ये किसके साथ जाता है, ये जो हमने डायग्राम बनाया ना, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, इसी को आप बोलते हो टाइडल बोर। ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ पर जो पानी आपस में टकरा कर राइज अप कर रहा है, यही बोला जाता है टाइडल बोर। तो टाइडल बोर में जब टाइडल फ्लड करंट आएगा तो इट विल क्रिएट द कोस्टल फ्लडिंग, और एब फ्लड होगा तो क्या होगा, पानी रिसीड कर जाएगा। नदी का पानी निकलने दो, टाइड का पानी तो रिसीड कर गया। अब इमेज दिखा रहे हैं, कंसिडर तो दो ही किया जाता है, बट इट्स गुड दैट वी आर अवेयर ऑफ ऑल द थ्री, because it is all correlated with coastal navigability, levels of water। तो ये हमेशा हार्बर के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये मेरा कोस्टल एरिया है, हार्बर इज रिटन छोड़ दो, ये आपका फ्लड टाइड है। ये क्या कर रहा है, लोकलाइज्ड एरिया में इनलेट बना रहा है, इनकमिंग टाइड इनटू द हार्बर, फ्लड टाइड। अब वहां से नदी को ले आओ तो क्या होगा, फ्लडिंग होगा। नहीं भी हो नदी तो भी फ्लडिंग होगा। उल्टे पर आ जाओ, ये मेरा हार्बर है, ये क्या हो रहा है, रिसीडिंग वाटर। ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, एब टाइड। रिसीडिंग टाइड अवे फ्रॉम द हार्बर, आप इसको क्या बोलते हो, एब करंट, फ्लड करंट। डेफिनेशन क्रिएट करो, flood current during high tide in the localized inlets of land, there can be flushing up of the water creating flood in the coastal area. What is ebb tide? During the lower tidal water level, water tends to move out from the inlet generating lower water, no flooding hazard। और इन दोनों के बीच में एक है, इसको आप ऐड कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ये ना तो फ्लड करंट है ना तो एब करंट है, ये स्लैक वाटर है। स्लैक वाटर मतलब ना तो टाइड का वाटर अंदर जा रहा है ना तो टाइड का वाटर बाहर आ रहा है। इट इज इन बिटवीन फ्लड करंट एंड एब करंट। थोड़ा सा क्लैरिटी आया, आई एम रिपीटिंग। What is tide related local level currents? Tide related local level currents are identified to be essentially, dominantly identified to be flood currents and ebb currents. Flood और ebb, flood किसके साथ जा रहा है, टाइड। ebb current किसके साथ जाएगा, ebb के साथ। ये localized है। अब इस लोकलाइज को समझने के लिए एक मिनट हम बोर्ड पर जा रहे हैं। डायग्राम ज्यादा अच्छा, आप ये तो दिखाने के लिए, समझने के लिए, इसके साथ एक चीज ऐड कर देते हैं। ये नाम आप बहुत लगातार सुनते हो, आई होप यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। अब दोबारा से बना दे रहे हैं। ये मेरा केस 1, ये मेरा केस 2, पहले इनको बनाते हैं। केस 3 हम पहले बना चुके थे, उसको बाद में बनाएंगे। तो मेरा डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2, ये मेरा लैंड एरिया है, शेड कर दे रहे हैं। ये भी मेरा लैंड एरिया है। एग्जामिनेशन में जब भी डिसाइड करते हो कि डायग्राम 2-3 बार बनाने और सब सेम टाइप ऑफ लेबलिंग है तो एक डायग्राम पर लेबल कर दो, बाकी डायग्राम उसी रिदम में बना दोगे तो लेबलिंग करने का समय बचता है।
कि आपने स्लांट शेड किया लैंड को तो नेबरिंग डायग्राम में भी वो लैंड है बाई डिफॉल्ट, यू नो इट गोज दैट वे। अब ये मेरा सी बे गल्फ कुछ भी है, यहाँ कोई नदी नहीं है, ये भी सी बे गल्फ है, ठीक। अच्छा, अब आपने दोनों का डायग्राम क्रिएट करना है, तो मेरा पहला टाइप ऑफ करंट जो है वो क्या है, यहाँ हम केस क्रिएट कर देते हैं फ्लड करंट का। Have you understood? यहां पर हम केस क्रिएट कर देते हैं एब करंट का। ठीक, इन बिटवीन देयर इज नो मूवमेंट, आप उसको छोड़ सकते हो। ये जो हमने अभी आपके सामने दोनों डायग्राम बनाए हैं, ये दोनों डायग्राम क्या हैं, क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक सुना है, माहिम क्रीक सुना है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये क्रीक है। और जो पिछला डायग्राम बनाया था ये एस्चुरी है। नर्मदा, तापी हैव एस्चुराइन माउथ। River Amazon, largest river of the world, has got estuarine delta. क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मेरा शोरलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, सोचो अगर मेरा शोरलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह का कोई भी इनलेट नहीं है, हमने जो 3 डायग्राम बनाए तीनों में इनलेट बनाया ना, मान लो कि शोरलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, देयर इज नो इनलेट, तो जो आपका एब है, फ्लड करंट है या एब करंट है, वो कोई स्पेसिफिक लोकलाइज्ड इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाएगा। जब इस तरह का इनलेट होगा तभी वो फ्लड करंट या रिसीडिंग वाटर बना पाएगा। तो इसलिए ये लोकलाइज्ड लेवल पर है। और हमने क्या बताया, मैक्रो लेवल, मेसो लेवल। हम मेसो लेवल को डील कर रहे हैं। मेसो लेवल पर लोकलाइज्ड करंट सिस्टम में खाली सी वेव्स का रोल नहीं होता, टाइड का भी होता है। सी वेव के इफेक्ट में सर्फिंग के साथ रिलेट करता है लॉन्ग शोर करंट, बैकवॉश के साथ रिलेट करता है रिप करंट या अंडरटो। और जब लोकलाइज टाइडल इनलेट में पानी जाए या निकले तो बनाता है फ्लड करंट या एब करंट। ठीक है, अब एस्चुरी और क्रीक 2 टर्म हमारे सामने आ गए। हमने दोनों के एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से मेरा डायग्राम बोल रहा है क्या डिफरेंस है। अगर किसी भी क्रीक पर, क्रीक इज दैट नैरो इनलेट इनलैंड जहां पर सॉल्ट वाटर पेनिट्रेट कर पाए, तो क्रीक इज दैट सॉल्ट वाटर इनलेट टूवर्ड्स लैंड। एस्चुरी इज दैट क्रीक, estuary is that creek where salt water and fresh water mixes. माने creek, all creeks are not estuaries, but all estuaries are creeks. I want a confident go ahead. Good, Mansi. All estuaries are creek, but all creeks are not estuaries. एस्चुरी होने के लिए नदी होना चाहिए। तो जो सर क्रीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत जो नटोरियस एरिया, उसको क्या बोलती है, हरामी नाला, सुना है? जियोपॉलिटिकल स्टडी में वी डू टेक इनटू रेफरेंस। जब भी हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो ओवर शैडोइंग रेफरेंस तो किसके साथ जाता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सकस गाम वैली, है ना। बट जब आप बात करते हो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो इट इंक्लूड सर क्रीक। सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्रीक है वो, नाविगेबल क्रीक है। दैट इज द रीजन इट इज सो स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अपने फ्रेम वाले स्लाइड पर जाते हैं। आगे हमारा जो मेन फोकल पॉइंट है उसको लर्न करने के लिए ये रहा हमारा
क्वेश्चन कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा। अब हम PYQs को ओपन करते हैं जो आज हमने हैंडल करने के लिए सोचा है। तो आप जब क्वेश्चंस को नोटिस करते हो, हाउ आर ओशन करेंट्स फॉर्म्ड, तो ओशन करंट कैन बी कंसिडर्ड एट डिफरेंट स्केल। जब डिफरेंट स्केल पर कंसिडर करोगे तो मेजॉरिटी तो जाएगा मैक्रो स्केल, क्योंकि करंट सिस्टम को हम ग्लोबल स्केल पर लार्जली एसोसिएट करते हैं। बट ये इंटेलिजेंट थॉट है। अगर आप 2025 के क्वेश्चन को देखें, 2025 का क्वेश्चन है वो ओपन कर देते हैं, तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब हम इस पर जाएंगे, ये हमारा मेजर कंसर्न है। तो ग्लोबल में गायर और थर्मो अलाइन हुआ, और जो मेसो लेवल पर है वो क्या है, लोकलाइज्ड कोस्टल current system either generated by waves or generated by tides। एब करंट भी समझ में आ गया, फ्लड करंट भी समझ में आ गया, रिप करंट भी समझ में आ गया, ब्रैकेट में अंडरटो भी आ गया, लॉन्ग शोर करंट भी आ गया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को देखो। दो 2023 वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का जो लॉजिक है वो यही है, हमने आपको How are ocean currents generated? इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। क्या करोगे? ये होगा इंटेलिजेंट राइटिंग। एवरेज राइटिंग क्या होगा, हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसके बाद का रेफरेंस दे रहा है, आपका मॉडल आंसर भी ऐसे ही है। डिस्कस देयर इफेक्ट ऑन कोस्टल क्लाइमेट विद स्पेशल रेफरेंस टू पैसिफिक ओशन। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पैसिफिक ओशन का रेफरेंस है, तो हम कहते हैं भाई चलो ये तो मैक्रो लेवल पर ही लिखना जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पीछे हमारा रीजन यही है कि पैसिफिक ओशन हमारे क्लाइमेट की स्टडी में इतनी बार आया ना, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हमने पढ़ा, तो यू कैन इजिली टॉक अबाउट द इफेक्ट्स। सो यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट इसमें सोचना क्या है, सर सोचना ये है कि हाउ आर ओशन करेंट्स फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 2022 का है। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन ओशन करेंट्स एंड ग्लोबल सरफेस विंड सिस्टम। अब यहाँ पर ओशन करंट को जब ग्लोबल सरफेस विंड सिस्टम के बारे में पूछ रहा है तो इट हैज टू बी मैक्रो ओनली। आप जरा मुझे प्लीज गो अहेड दे दीजिए कॉन्फिडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफाइड है कि आपको मैक्रो स्केल से बाहर नहीं जाना, बट इस क्वेश्चन में आपके पास स्कोप है, पूरा नहीं, पूरा आंसर मेजरली तो मैक्रो पर जाएगा, पर 10 मैक्सिमम 20% ऑफ योर राइटर बिगनिंग में दे दो, कंक्लूजन में दे दो। कंक्लूजन में ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप मेसो रेफरेंस दे दीजिए कि भाई ओशन करेंट्स का जो जेनेसिस लोकलाइज लेवल पर है वो वेव्स के साथ भी हो सकता है और टाइड्स के साथ भी हो सकता है। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। बहुत लंबा कुछ लिखा, क्या लिखा भाई देखने दो। ebb, yes, perfect। कंफर्टेबल टिल हियर ऑल ऑफ अस। अब हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ने जा रहे हैं, मेजर वन। वो क्या है, मैक्रो। यहां पर आपसे रिलेशनशिप बिटवीन ओशियानिक करंट सिस्टम एंड सरफेस करंट पूछा है। ओशियानिक करंट एंड ग्लोबल विंड। तो क्या सिर्फ विंड की वजह से ही मैक्रो स्केल सर्कुलेशन होता है? नहीं, वो भी गलत है। एक बार फिर से फॉर्मल फ्रेम की तैयारी करते हैं। ये वाला यहां पर आप नोटिस करो कि हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है। आई एम प्रोसीडिंग नाउ to handle the major part of the question that we have selected। फिर उसके फ्रेम कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ओशन करंट का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको आप मैक्रो या ग्लोबल लेवल पर जस्टिफाई करते हो, एक और टर्म बता दो बच्चों, ग्लोबल, मैक्रो और
टर्म्स के लिए बहुत कंफर्टेबल होना है. बिगिंस विद एस. याद आ रहा है? सिनॉप्टिक टर्म पूछा हुआ एग्जामिनेशन में, क्योंकि ग्लोबल, मैक्रो, फिर भी समझ में आता है, कैन डिकोड इट. सिनॉप्टिक का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस एट सिनॉप्टिक लेवल. सिनॉप्टिक विंड पैटर्न. तो सिनॉप्टिक विंड पैटर्न में क्या आ जाएगा? ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन विद जेट स्ट्रीम्स. तो डिकोड करना जरूरी है. ठीक, आई एम गेटिंग ऑन टू दिस. ओशन करेंट्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यही है. थोड़ा सा उल्टा सीक्वेंस में जा रहे हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट था, आंसर राइटिंग, जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, उसी उल्टे सीक्वेंस में हम नेक्स्ट पिकअप कर रहे हैं. फिर जो हमारा मेजर है उसको पिकअप कर रहे हैं. जानबूझकर उल्टा लिख रहे हैं. ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट होता है. बट जब आप मैक्रो सिनॉप्टिक स्केल पर ओशन करंट के बारे में लिखेंगे, क्वेश्चन दोबारा से दिखा रहे हैं, लिख लिया इधर, दोबारा से आ रहे हैं इस स्लाइड पर. पहले जरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं पीवाई के. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओशन करेंट्स एंड ग्लोबल सरफेस विंड सिस्टम? गायर के अलावा कुछ नहीं. गायर के अलावा कुछ नहीं. थर्मो अलाइन में नहीं. How are ocean currents generated? At mesoscale generated by waves done. At mesoscale generated by tides done. At macro scale generated by density, salinity and density of ocean water, thermohaline, and by ocean surface planetary wind, Gaia. मतलब आपको यहाँ पर सबके बारे में मेंशन करना है, और यहां पर आपको सिर्फ किसके बारे में मेंशन करना है? गायर सर्कुलेशन. डेफिनेशन यहीं पर ही लिख रहे हैं. फिर वापस आते हैं बोर्ड पर. दिस इज ऑल स्केल्स. गो अहेड दे दो. ऑल स्केल्स सबके बारे में लिखना है. बट मेजर फोकस कहां रहेगा? मैक्रो के कौन से दो पार्ट बताए? एक गायर है और एक थर्मोहलाइन है. थर्मोहलाइन को भी टच करके हटेंगे, छोड़ नहीं सकते. अच्छा, थर्मोहलाइन किसकी वजह से होता है? सोचो थोड़ी देर के लिए. थर्मोहलाइन, थर्मो टेम्परेचर, हलाइन सैलिनिटी. थर्मोअलाइन सर्कुलेशन जो है वो डीप वाटर सर्कुलेशन. ऐसा नहीं कि उसमें सरफेस वाटर इन्वॉल्व नहीं है, बट इट कमेंसेस विद द सिंकिंग ऑफ डेंस कोल्ड वाटर. पोलर एरियाज में डेंस कोल्ड वाटर सिंक करेगा और वो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बनाता है. ये मूवमेंट इतना स्लो है कि आप इसको ह्यूमन लाइफ के लिए एग्जिस्टेंट नहीं मानते. बहुत स्लो है ये.
generated पूछा है ना, what are the generation forces of current? कोल्ड, डेंस। डेंस किस वजह से हुआ? सैलिनिटी। कोल्ड किस वजह से है? कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस दैट इज मेकिंग टेम्परेचर ट्रांसफर फ्रॉम सी टू एयर। और डेंस क्यों है? सैलिनिटी की वजह से। और दोनों को हमने डिस्टर्ब कर दिया है, हमने उसका टिपिंग पॉइंट जनरेट कर दिया है। टिपिंग पॉइंट इज द टर्म अप्लाइड in IPCC climate catastrophe where you are at the verge of collapsing any naturally existing system. कैसे टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए? थर्मोअलाइन सर्कुलेशन का कौन सा मेजरली हाईलाइटेड आर्म है? अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसको हम पॉपुलरली AMOC बोलते हैं। AMOC पहुंच गया अपने टिपिंग पॉइंट पर। AMOC अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया, इसका मतलब थर्मोहलाइन सर्कुलेशन अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है ना, क्योंकि आप अटलांटिक के एरिया को जस्टिफाई करें। ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट मिटिगेशन एंड एक्सेट्रा। ये वैल्यू एडिशन होगा आपके आंसर में। अभी बिगिनर हैं तो आप बस ये कह सकते हैं कि भाई genesis of oceanic current system at macro level involves the role of gravity, where the cold dense water tends to sink in, generating deep salty current, and it makes upwelling to facilitate shallow warm water. It is global conveyor belt that is very important in maintenance of planetary temperature levels. ये जियोलॉजिकल टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना स्लो मूवमेंट है कि ह्यूमन लाइफ में तो आप इमेजिन करो कि ये नॉन